जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि हम आपको केवल क्वेश्चन नहीं करा रहे, हम पैटर्न्स को एनालिसिस करके आपको समझा रहे हैं स्टूडेंट। ये जो लाइन होगा जिसके सापेक्ष हमने मोड़ा है, ये होगा इसका पहला सममित रेखा। इस क्वेश्चन में मैं कहूंगा कि 3 स्टार मार्क जरूर लगा लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी खींच सकते हैं, तो इसका जवाब है इसमें केवल और केवल। हमारा उद्देश्य है कि आपको कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट। डाउट अगर आता है तो इसको कैसे हुआ ये नहीं, आपको हम बताएंगे, क्योंकि हम आंसर बता के भागने वाले नहीं है या आंसर बता के वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं करने वाले। हम आपको इसमें दिए गए ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये नहीं तो ये क्यों, और ये क्यों तो क्यों, ये सारी बातें हमारा प्रयास रहेगा कि आपको एक्सप्लेन करें। तो चलिए, वीडियो लेक्चर लंबा जरूर हो सकता है, बट हमें यकीन है कि अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो ये समय पता नहीं चलेगा। छोटा है पर क्या खोटा है, छोटा है पर खोटा है। शानदार ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि बहुभुज क्या होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके क्लास 9th के बेसिस पर जो आप एग्जाम देने वाले हैं पीएम यशस्वी योजना की, उसकी तैयारी, और साथ ही साथ ये वीडियो लेक्चर होने वाला है NSSC 2023 में जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी। सो अपने आसपास जितने भी आपके क्लास 8 के हों या क्लास 9th के हों स्टूडेंट, जो पीएम यशस्वी योजना की तैयारी कर रहे हों या फिर तैयारी कर रहे हों NSSC 2023 की, उनको जरूर शेयर कर दें। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या है ये। वीडियो लेक्चर में अगर बात की जाए तो आज के जो वीडियो लेक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर की तुलना में यहाँ पे हम कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पैटर्न्स की बात करेंगे जो बहुत यूनिक है और उन पर क्वेश्चन बनना ही बनना है, मान के चलिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा है आपके ट्रायंगल पर बेसिस के क्वेश्चन है। इस पैटर्न को और पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कर चुका है। तो आइए फिर से देखते हैं कि एक ट्रायंगल दे दिया गया स्टूडेंट ये, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपका लगने वाला है। ये 110 अंश है, ये आपका x अंश है, ये आपका 60 अंश है। तब इस x का मान आपको बताना है। अब आपने सीख लिया होगा, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखा होगा स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि क्या होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बाह्य कोण प्रमेय क्या होता है कि उनका कहना है कि ये जो बाह्य कोण है, देखिए बाहर की ओर है ट्रायंगल, तो ये हमारा है, लेकिन बाहर की ओर ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, आपका बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एंगल होता है स्टूडेंट, वो यहाँ को छोड़कर, इस वाले कोण को छोड़कर बाकी जो दो कोण दिए जाते हैं उनके सम होता है। क्या मतलब कि मतलब ये कि ये जो 110 है वो किसके बराबर हो गया, x प्लस 60 अंश के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से x का मान अगर निकालें तो 60 अंश को इधर लेके जाइए, तो 110 माइनस 60, तो x का मान आ जाएगा स्टूडेंट आपका कितना, 50 अंश आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी मैंने बताया है, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहां पे मैंने 2 तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। यहां केवल एक तरीके से काम चला रहे हैं। कि फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय क्या कहता है स्टूडेंट, कि ये जो होता है आपका ये बाह्य कोण, वो अपने ये जो सामने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम की इक्वल होता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन में अगर बात की जाए, सेकंड नंबर पे, तो ये दिया गया है आपको 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 15। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है, x का मान निकालना है। तो ये x कहता है कि भाई तुम जो नंबर है वो जाओ इधर से, मतलब कि ये इसका घर है, ये नंबर का घर है मान के चलिए स्टूडेंट, क्योंकि बीच में क्या लगा है, इक्वल। ये इसको क्या कर देता है, भगा देता है, तो भगाएगा तो ये प्लस 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, -7। तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब x का वैल्यू आप जानते हैं कि यहाँ ये बोलेगा नहीं मुझे तो x का ही वैल्यू चाहिए, x का ही वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ क्यों रहेगा ये, इसके साथ क्यों रहेगा ये जो 2 है यहाँ किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4, x का मान 4। अगर ऑप्शन की बात की जाए स्टूडेंट तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए फिर से थर्ड नंबर का क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार पैटर्न, ये होगा 14, 12, उसके बाद है 16, 8 और 10। इसका क्या निकालना है, आपका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य, जिसको आप एरिथमेटिक मीन कहते हैं। क्या होता है आखिर समांतर माध्य, तो आइए इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे समांतर माध्य अर्थात AM से अगर मैं लिखूँ एरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, तो ये होता है आपका सम ऑफ स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्कोर की प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। पिछले वीडियो लेक्चर में भी इस तरीके का पैटर्न हमने किया है। तो प्रेक्षणों का योग मतलब कि ये जो प्रेक्षण है इसको कहते हैं, प्रेक्षण कहो या आंकड़ा कहो, तो इनका क्या है, योग करना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका AM एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 14 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 30 आया और ये हो गया, ये 30 हो गया, ये 42, ये
हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये जी स्टूडेंट, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा फिर 8 60, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5, 60 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा आपका 12। AM बराबर कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही, इसको डबल स्टार मार्क लगा लीजिए स्टूडेंट। एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 45 अंश है में भुजाओं की संख्या क्या होगी? फिर से, a regular polygon whose measure of an each exterior angle, underline this point, each exterior angle is 45 degree has number of sides। तो शानदार ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि बहुभुज क्या होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था कि 3 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज आपको एक शेप मिलेगा स्टूडेंट की, 3 लाइन सेगमेंट होगा आपका, 3 रेखाखंडों से निर्मित एक बंद आकृति क्या होता है? पॉलीगॉन होता है, बहुभुज होता है। अब सम बहुभुज क्या? तो उसमें क्या हो जाएगा? सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे जी स्टूडेंट। सम बहुभुज, तो सम वर्ड का क्या हो गया मीनिंग? मतलब कि सभी साइड इक्वल होंगे। बहुभुज तो होंगे, वो बंद आकृति होंगे और 3 से अधिक रेखाखंडों से निर्मित होंगे, किंतु इस बारी वो क्या होंगे? आपके सभी साइड्स इक्वल होंगे। तो इसमें से एक जो बाह्य कोण का मान दे दिया गया 45 अंश दे दिया गया, तो बाकी भुजाओं की संख्या इसमें बताना है। तो आइए इसको समझिए। फॉर्मूला होता है इच एक्सटीरियर एंगल, फॉर्मूला होता है इच एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर होता है 360 बटे n के, 360 अंश बटे n के। अब n क्या है सर? तो n ही तो है आपके नंबर ऑफ साइड्स, n ही तो है स्टूडेंट नंबर ऑफ साइड्स, कि ये जो है इच एक्सटीरियर एंगल कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान किसके बराबर होता है? 360 अंश, और उसमें अगर हम किसका भाग देते? भुजाओं की संख्या। अब आपके पास क्या क्या है? आपके पास है प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना दे दिया गया है आपको? 45 अंश दे दिया गया स्टूडेंट, और 360 अंश में आपको n का भाग कर रहे हैं। तो n तो आपको ज्ञात ही नहीं, तो इसी को ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब ये इधर चला जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से ये इधर जाएगा तो 360 बटे 45। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। पक्षांतर करना, या फिर यूं कहें कि क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा। अब इसको काट दीजिए तो ये तो जाएगा 5 से 9 बार में, और ये चला जाएगा 5 सत्ते 35, और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 5 नियम 45, और ये चला जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी आपका हो जाएगा 10, एक बचेगा। तो यहाँ से फिर 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, मतलब कि n का मान कितना आ गया? 8 आ गया है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर है आपका 3, ऑप्शन नंबर है 3। 8 यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट? उसके साइड्स हैं, 8 उसके साइड्स हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, और एक शानदार सा क्वेश्चन फिर से आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि यदि 2 वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:5 है तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इसमें भी आप डबल स्टार मार्क लगा लीजिए कि द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ 2 सर्कल्स इज 4:5, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। आइए बातों को समझते हैं। पहली बात तो ये कि व्यासों का अनुपात दिया गया है। व्यासों का अनुपात मतलब कि अगर मान लीजिए कि पहले का क्या है आपका D1 है और दूसरे वृत्त का क्या है D2 है, तो इनका जो अनुपात दिया गया है वो क्या दिया है? 4/5 दिया गया है। 4:5 दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आप जरा बताइए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको तो रेडियस चाहिए, आपको तो त्रिज्या चाहिए, लेकिन यहां से निकलेगा कैसे? तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला की, चूंकि व्यास d बराबर क्या होता है आपका? 2 गुणित त्रिज्या, 2 इंटू रेडियस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से इस तरीके से d इज इक्वल टू 2r होता है। तो अब जरा बताइए r का मान कैसे निकलेगा? तो r का मान ये जो 2 है उसको इधर लेके आइए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? d/2 इज इक्वल टू r हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर सर्कल वन का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? r1, इसी तरह सर्कल 2 का जो रेडियस है वो r2 मान लीजिए। अब इनका एरिया जरा निकालिए, तो सर्कल 1 का एरिया क्या हो जाएगा? इसलिए एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्षेत्रफल हो जाएगा आपका
पाई R1 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। ये बार बार रिपीट नहीं किया मैं, आप समझ जाएंगे। तो इन दोनों का रेशियो अब अगर आपको निकालना है तो इनका देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R2 का स्क्वायर। और अगर आपको R1 निकालना है मीन्स आपको D1 का बाई 2 करना पड़ेगा, D1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ R1 करूंगा तो यहाँ D1 हो जाएगा और D1 तो आपको दे दिया गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कंपैरिजन जब करते हैं स्टूडेंट तो ये होता है इसका, ये होता है इसका, मतलब कि D1 इज इक्वल टू 4 और D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। क्या बातें समझ में आई? शुरुआत में हालांकि मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप कर दिया, आपको डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पे लेके आ गया। बट अगर यहाँ से देखें तो D1 अपॉन D2 मीन्स 4:5, 4/5 दिया है तो D1 का मान कितना है, आप मान के चलिए 4 है और D2 का 5 है। तो इस तरीके से यहाँ से आपका R कितना निकल जाएगा, R1 निकल जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 2 और R2 निकल जाएगा स्टूडेंट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप मान रख दीजिए, पाई से पाई कैंसल, R1 डिवाइडेड बाई R2 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। क्या आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते तो चलिए कंफ्यूज क्यों करना। तो R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। R1 कितना दे दिया गया स्टूडेंट आपका 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और यहाँ पे दे दिया गया 5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा, एरिया का रेशियो क्या निकल जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 25 और डिवाइडेड बाई 4। ये जब सॉल्व करेंगे तो 16/4 गुणित ये हो जाएगा आपका 4/25, 4/25, 4 से 4 कैंसल और ये आ गया 16/25 या यूं कहिए 16:25, 16:25। घातांक का ये नियम लगता है। कौन सा नियम आपको बता दूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो स्टूडेंट। डाउट अगर आता है तो इसको कैसे हुआ ये नहीं आपको हम बताएंगे, क्योंकि हम आंसर बता के भागने वाला नहीं है या आंसर बता के ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं करने वाले। हम आपको इसमें दिए गए ऑप्शन को भी आपको जहां पे ज़रूरत पड़ेगा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये नहीं तो ये क्यों और ये क्यों तो क्यों, ये सारी बातें हमारा प्रयास रहेगा कि आपको एक्सप्लेन करें। तो चलिए ये हुआ कैसे आखिर, कि ये होता है आपका P/Q अगर है और होल पावर m है तो ये जो होता है P के लिए भी पावर m और Q के भी पावर m होता है। या जब कभी भी इस तरीके से दिया जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा था कि R1/R2 दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं एक साथ इसको लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में। तो चलिए आपको आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हुए फिर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, जो कि है आपका किसी बहुफलक में यदि 8 शीर्ष 6 फलक हों तो किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि 3 स्टार मार्क जरूर लगा लीजिए इसमें, क्योंकि ये जो होने वाला है ये दिया है आपका शीर्ष। पहली बात तो शीर्ष की संख्या कितना दे दिया गया है, 8 दे दिया है। उसके बाद फलक की संख्या दे दिया गया 6। तब आपको क्या निकालना है इसमें, किनारों की संख्या आपको निकालना है स्टूडेंट, किनारों की संख्या निकालना है। तो ये आखिर होगा कैसे निकलेगा, तो इसके लिए है यूलर साहब ने बहुत ही शानदार रिलेशन दिया है। किसी भी आपके पॉलीहेड्रॉन में बहुफलक में अगर आपको शीर्ष दे दिया जाए, फलक दे दिया जाए, किनारा निकाल सकते हैं, या इनमें से कोई 2 वैल्यू दे दिया जाए तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। क्या कहता है वो रिलेशन है आपका यूलर्स रिलेशन। क्या कहता है आपका यूलर संबंध। उनका कहना है कि f माइनस ई प्लस वी जब आप करते हैं तो 2 आना चाहिए। f माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2। अब ये जो f है वो क्या है आपका, f मीन्स फेस, मतलब कि फलक। f मीन्स फेस होता है फलक, e मीन्स होता है एज, वही किनारा, और v मीन्स होता है स्टूडेंट आपका वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष। तो मान रख देते हैं किसका मान है आपके पास, f का मान है क्या, f का मान शीर्ष नहीं दिया है, कहाँ f का मान फलक दिया है बिल्कुल 6 माइनस एज तो आपको निकालना है तो e ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस v का मान है क्या, किनारे वर्टेक्स है आपका 8 है इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस में ये प्लस तो दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड कर लेते हैं, तो माइनस e और ये हो जाएगा आपका 6 + 8 14, 6 + 8 14 2, ये हो जाएगा माइनस ई। 14 जब इधर जाएगा तो 2 - 14। आगे जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो माइनस ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12। इस तरीके से ई का मान आ जाएगा 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ऑप्शन की अगर बात की जाए तो है क्या इस तरह का ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर
1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इनका क्या कहना है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ के जुड़े कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। केवल एक क्वेश्चन नहीं, ये पैटर्न्स हैं क्वेश्चन का। जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि हम आपको केवल क्वेश्चन नहीं करा रहे, हम पैटर्न्स को एनालिसिस करके आपको समझा रहे हैं स्टूडेंट। सो चलिए, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा जरूर हो सकता है, बट हमें यकीन है कि अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस समय पता नहीं चलेगा। सो चलिए देखते हैं स्टूडेंट आगे का ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। ये है आपका कि संख्या 245 में 4 का एकाधिकेन पूर्वेण होगा। आपको एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में पता ही होगा स्टूडेंट क्या है। पहली बात तो ये कि 245 आपको दिया गया है, कोई भी नंबर है आपका 245 यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें 4 का एकाधिकेन पूर्वेण पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला वर्ड होता है आपका एकाधिकेन, एकाधिकेन, एकाधिकेन है। इसके बाद पूर्वेण है, तो एक अधिक, एक अधिक, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो एक अधिक मान के चलिए। पूर्वेण मतलब कि पूर्व का, तो किसके पूर्व का, तो 4 का एकाधिकेन किसमें, 245 में। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका कि इसमें जब आप लिखेंगे तो 245 में इस 4 के एकाधिकेन पूर्वेण, मतलब कि यहाँ पे 4 और इसके पूर्व में आने वाले डिजिट इसमें, तो ये लग गया आपके एकाधिकेन पूर्वेण के लिए। ये रेडी हो गया, साइन लगा दिए। तो जब नेक्स्ट लिखेंगे तो एकाधिकेन, तो एक अधिक करके आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 345। तो ये जो 2 है वो कितना बन गया आपका, 3 बन गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना दिया गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 नंबर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। 3 जो होगा इसका एकाधिकेन होगा स्टूडेंट। 4 का एकाधिकेन पूर्वेण कितना होगा आपका, 3 होगा। समझ गए आप, इससे पहले वाले डिजिट को करना रहता है, इस पहले वाले डिजिट का एकाधिकेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। हमेशा की भांति कहूंगा, जितना छोटा ये दिखाई देता है उतना छोटा है नहीं है। छोटा है पर क्या खोटा है, छोटा है पर खोटा है, लेकिन हम इसको मना लेंगे स्टूडेंट। तो देखिए ये क्या है आपका, वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए वैल्यू है, तो कैसे इसको बनाते हैं आपको जानते ही होंगे। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि 1/4 को कॉमन ले लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को जब हम ऑफलाइन क्लास में देते हैं तो वो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन समझकर एडिशन की तरह इसको ट्रीट करने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है, 3 सही 1/4, 1 सही 1/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन, तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 + 1 13, 13 डिवाइडेड बाई 4, पूरे ये इसको डिवाइड करना है, 4 1 4 और ये 5 डिवाइडेड बाई 4। अब आप जानते हैं आगे की कहानी कि इसको जब मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो ये पलट जाएगा, अंश हर में हर अंश में। तो 13/4 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको करिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से 4 और 4 को कर दीजिए कैंसल और ये आ जाएगा 13/5। 13/5 क्या बातें समझ में आई स्टूडेंट? अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल यस लिखना ना भूलिएगा। और ऑप्शन की बात की जाए 13/5 है ये, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए फिर से, दिए गए समबाहुभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? पहली बात सममित रेखाएं, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन। आइए समझते हैं कि सममित रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए, सममित रेखा स्टूडेंट कुछ नहीं, ऐसी रेखा है जिसको आप क्या मानेंगे, एक रेफरेंस लाइन मानेंगे। और किसी भी चीज़ को अगर आप मोड़ते हैं तो एक ऐसा लाइन के सापेक्ष हमें मोड़ना होता है, एक ऐसी रेखा के सापेक्ष कि जब वो मुड़े तो एक दूसरे को क्या कर लें, ढक ले, ढक ले। ये दिखा क्या, ये दिखा क्या, मैं अपना पंजा, ये एक पंजा, दूसरे को अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो क्या आपको दिखाई दे रहा है पीछे वाला? नहीं। अब दिखाई दे रहा है, अब नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो लाइन है वो हम मान सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं इस लाइन के सापेक्ष, देखिए किताब होता है ना इस तरीके का किताब, उसमें क्या करते हैं इस तरीके से अगर मोड़े तो बिल्कुल सामने बस दिखाई देता है हमें और पीछे वाला नहीं देते। तो एक लाइन के सापेक्ष जब मोड़ रहे हैं, खास लाइन के सापेक्ष, वरना उल्टा सीधा तो हो सकता है छोटा बड़ा, तो वो दिखाई देगा। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली इस बात को समझाता हूँ स्टूडेंट कि ये रहा मेरे पास, यही जो आपका डायग्राम दिया गया है, ये दिखाई दे रहा है क्या? ये जैसा कि मैं क्लास 10th क्लास 11th वाले पीएम यशस्वी योजना में भी प्रैक्टिकली बात करता हूँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको प्रयास करता हूँ कि मैं इसको समझा पाऊँ। तो एक छोटे से पेपर से जब हम समझ सकते हैं तो बात ही क्या है। तो अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ स्टूडेंट। तो जब मैं मोड़ रहा हूँ तो देखिए बीचों बीच जब मैं मोड़ता हूँ तो इस तरीके का आकृति आपको मिलता है, ये मिला। अब क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसके पीछे वाली आकृति दिख रही है?
या पीछे वाला जो पेज है वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये जो होगा, ये जो लाइन होगा जिसके सापेक्ष हमने मोड़ा है, ये होगा इसका पहला सममित रेखा, सिमिट्री लाइन। ये क्या हो जाएगा आपका सिमिट्री लाइन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी खींच सकते हैं। तो इसका जवाब है इसमें केवल और केवल 2। देखिए पहला मैंने अभी दिखाया और दूसरा है ये। अब भी देखिए आप क्या पीछे वाले को पता कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये देखिए, ये और ये पहला, ये और ये दूसरा। तो ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। लेकिन ऑप्शन में इसमें मुझे शंका है स्टूडेंट कि इस तरीके का ऑप्शन क्यों दिया गया है, कि इसमें बोला जा रहा है कि चार यहाँ पे ऑप्शन है, 3 यहाँ पे ऑप्शन है, 6 यहाँ पे ऑप्शन है, उसके बाद 10 यहाँ पे ऑप्शन है, कि क्यों ना ये इस तरीके के मोड़ने के बाद इसको तो नहीं गिन रहे होंगे, ये इसको तो नहीं गिन रहे होंगे। अगर ऐसा है तब आप कह सकते हैं कि ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। इस तरीके की मोड़ें तो आपको 3 सममित रेखाएं यहाँ पे संभव है, 3 सममित रेखाएं यहाँ पे संभव है जब वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। तो पहला सममित रेखा हो गया कुछ इस तरीके से, दूसरा सममित रेखा हो जाएगा इस तरीके से, फिर जब आप इसको मोड़ देंगे तो आपको एक और सममित रेखा मिल जाती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको कोई शंका है तो आप अपने स्तर पे ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, इस आंसर को करेक्ट कर दीजिएगा कि यहाँ पे, बट हमारी ओर से ये 3 यहाँ पे ये करेक्ट आंसर लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं हमारे बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सरलतम रूप में आपको लिखना है, बट जिनको सरलतम रूप का वर्ड ही नहीं पता तो वो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, सरलतम रूप जब कभी भी मिलेगा, जिस किसी भी क्वेश्चन में मिलेगा, मतलब कि उसको ऐसे रूप तक ले जाना है जब वो डिवीजन बंद हो जाए, उसका डिवीजन बंद हो जाए। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आप लिख सकते हैं उसको 39/65। अब देखिए किसके टेबल में आता है ये, क्या 13 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल 13 पंच 65 और 13 तिया 39। तो 3/5 अर्थात ये हो जाएगा 3:5। तो ऑप्शन नंबर है ये, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय सत्य है, किसके लिए सत्य है। ऑप्शन है आपका न्यून कोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, अधिक कोण त्रिभुज के लिए, इनमें से कोई नहीं। फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 2 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए सत्य होता है क्या, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। और इसके अतिरिक्त और जानकारी मैं दे दूं कि ये होता है समकोण त्रिभुज जिसमें से एक कोण क्या होगा आपका 90 अंश का होगा। मान लीजिए कि ये ए, ये बी, ये सी। इसके अतिरिक्त इसको कहा जाता है कर्ण, इसको कहा जाता है कर्ण। ये होता है आपका लंब, ये होता है लंब। अगर हम इस कोण की बात करें तो कोण वगैरह में नहीं जाते हैं, लंब मान के चलिए इसको। और ये हो गया आधार। तो इसमें एक रिलेशन होता है, उसको भी साथ ही साथ लिख लीजिएगा कि कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। बहुत ही शानदार ये फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है आगे जब आप बड़े कक्षाओं में जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गई स्टूडेंट। फिर आगे अगर बात की जाए तो आपके पास है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और इतना ही आसान है। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में, तो 1 से लेकर 100 तक, जाहिर सी बात है 1 से लेकर 100 तक की अगर आप देखें तो क्या कौन होगा, 1 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग होगा, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 9 का वर्ग और खुद 10 का वर्ग। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 का वर्ग 1 होता है और बीच के रास्ते तो आप जानते ही हैं, और अंत में 100, 10 का वर्ग होता है 100। तो इसका मतलब यहाँ तो देखें तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10, यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 10। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आपका कि माइनस, यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट -3/5 a क्यूब b क्यूब। इसमें अब आपको क्या बताना है, इसमें बताना है स्टूडेंट आपके a क्यूब का गुणांक बताना है। आखिर गुणांक होता क्या है तो उसको ज़रा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि आपको थोड़ा सा मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एक्स्ट्रा की ज्ञान भी आपको दूं, ताकि आप केवल क्वेश्चन पे नहीं, क्वेश्चन को सोचना सीखें आखिर की कैसे बनेगा ये। तो देखिए स्टूडेंट, गुणांक क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ, मतलब चर के साथ लगा हुआ नंबर, संख्या या चर के साथ लगा हुआ अचर। अचर क्या होता है जिसका वैल्यू फिक्स, और चर क्या होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए चर में अगर बात की जाए तो ए और बी क्या है आपके चर हैं। तो
इस चर के साथ, इन चर के साथ कौन लगा हुआ है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, जो संख्या के रूप में है, वो क्या है, -3/5 है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो -3/5 है वो a क्यूब का क्या होगा, a क्यूब का क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे गुणांक होगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पे डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जहाँ पे आपको कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली स्टूडेंट्स। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कि 73.25 को डिवाइड करना है आपको 1000 से। अब इस तरीके से लिखते हैं हम, डिवाइड करते हैं, तो अब आखिर होगा कैसे। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो क्या आप हम इसको डिवाइड करने बैठेंगे, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। ध्यान से समझिए इस बात को कि नीचे में क्या है आपका 1000 है, 1000 से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रही है, डेसिमल। तो डेसिमल का अगर एक जीरो को कट करते हैं यहाँ से, तो ये जंप काट जाता है इसके पास। अगर फिर से एक जीरो को कट करते हैं तो यहां से जंप कर जाएगा ये इसके पास। फिर इसके एक जीरो को जंप करते हैं, कट करते हैं, तो ये कूद जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट कुछ नहीं, मतलब कि 0, और इस 0 के बाद लग जाएगा अब ये डेसिमल। मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0.07325, और इसके बाद 0 लगा दीजिए, कितने भी 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरीके से अगर ऑप्शन की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि आपको जो है एक नोटेशन है, ये इस तरीके से, ये आखिर किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है आपका क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए ये यूज किया जाता है घनमूल। घनमूल, तो सर ये वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल में देखिए स्टूडेंट, वर्गमूल में ये 2 इस तरीके से रहता है, या फिर केवल इस तरीके से दे दिया जाएगा, वो भी वर्गमूल का ही साइन होता है। और यहाँ पे एक अतिरिक्त जानकारी आपको बता दूं, इसको याद कैसे रखेंगे कि आप जानते हैं कि वर्ग, वर्ग मतलब कि a का वर्ग ये हुआ, मतलब कि पावर 2, 2 का वर्ग मीन्स पावर 2, ठीक है। फिर क्यूब की बात की जाए या घन की बात की जाए तो 3 का घन, ये 9 का घन, मतलब कि पावर क्या है आपके 3। तो यहाँ पे रूट पावर भी वैसे ही मिलता है कि अगर आपके पास रूट पावर 3 है, मतलब कि वो क्यूब रूट को डिनोट करेगा। पावर 4 है, क्यूब रूट पावर 2 है, तो ये किसको डिनोट करेगा, आपके वर्गमूल को ये बताएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। एक कोण का मान अपने समपूरक कोण के बराबर है, तब वह कोण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समपूरक कोण आखिर होता क्या है, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स स्टूडेंट। तो कुछ नहीं, 2 एंगल्स मिलके अगर 180 डिग्री दे दें, 2 एंगल्स, 2 कोणों का योग अगर 180 अंश आता है, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां से अगर बता दिया जाए कि अपने समपूरक कोण के बराबर कौन होंगे, तो ऐसे 2 कोण बताइए जिनको जोड़ने पर आपस में बराबर होना चाहिए, 180 आए। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 90 + 90, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री अगर ऐड करते हैं तो आपका आता है 180। इसके अतिरिक्त और करके देख लीजिए स्टूडेंट, नहीं मिलने वाला आपको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 90 + 90, मतलब कि 90 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे ये कहा जा रहा है कि 121 की घन संख्या होगी। आइए इसमें भी आपको कुछ और जानकारी मैं दूंगा कि एक सम संख्या, एक विषम संख्या, सम या विषम, दोनों में से कोई एक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, सुन लीजिए इसको ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से कि किसी भी संख्या का जो, ये अगर देखें तो वर्ग संख्या, अगर कोई सम संख्या है उसका अगर वर्ग करते हैं तो एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। वर्ग की बात है ना, वर्ग करते हैं तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार किसी विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है आपको, विषम ही। इसी प्रकार से एक घन संख्या, एक संख्या का हम घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो वो अगर विषम है तो विषम प्राप्त होगा, अगर वो सम है तो सम प्राप्त होगा। कहने का मतलब है ओवरऑल अगर बात की जाए तो अगर सम संख्या का वर्ग करें या घन तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें क्या है, मन में शंका नहीं रहना चाहिए। जैसे कि 2 का अगर स्क्वायर करोगे, स्क्वायर तो 4 मिलेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 81 मिलेगा। 9 का स्क्वायर करोगे 81 मिलेगा। 6 का स्क्वायर करोगे 36 मिलेगा।
फिर 6 का क्यूब करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको 216 मिल जाएगा। फिर 7 का क्यूब करोगे तो ये मिल जाएगा आपका 343 मिल जाएगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो ये 64, बट 8 का क्यूब करोगे तो ये 512 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि मैंने कहा कि क्यूब सम संख्या का क्यूब करो या स्क्वायर करो, आपको सम संख्या ही मिलेगी। विषम संख्या का क्यूब करो या आप स्क्वायर करो, विषम संख्या ही मिलेगी। देखिए सम संख्या का वर्ग सम मिला, विषम संख्या का वर्ग विषम मिला, लास्ट में एक है। सम संख्या का वर्ग सम मिला, सम संख्या का आपका क्यूब किया, सम संख्या का क्यूब किया तो सम ही मिला, घन करने पर भी सम मिला, चाहे जो कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए 7 का क्यूब ये मिला, लास्ट में 3, तो 7 क्या है आपका विषम है तो विषम मिला। 8 क्या है आपका सम है तो सम मिला है। ये देखिए प्रूव हो गया। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स लगा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मिल रहा है स्टूडेंट, बहुत कुछ सिखाने वाला ये बात है। और अभी अभी जो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन बताया है इससे ही रिलेट करेगा ये। तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि 4, यहाँ पे 4 रेज़ टू द पावर -1 होल पावर है आपका 1/2, तब इसका वैल्यू आपको बताना है। आइए ये बनेगा कैसे, ध्यान से समझते हैं। तो घातांक का वो नियम लगने वाला है, बिल्कुल आराम से हम करने वाले हैं। सबसे पहला काम होगा आपका ये जो -1 में दिखाई दे रहा है पावर, उसको प्लस बनाना। बनेगा कैसे, तो बनेगा कुछ इस तरीके से कि जब कभी भी आपको इस तरीके का फॉर्म दिखे तो आप क्या कर लीजिए, उसको 1 के बटे में लिख लीजिए। जैसे ही आप 1 के बटे में लिखते हैं तो ये जो माइनस पावर है वो प्लस में बदल जाता है और पूरे की घात अब 1/2। तो इसका घातांक का नियम ये कहता है कि a की पावर अगर -m है तो 1 के बटे में या उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो ये a की पावर m हो जाता है। ये है इसका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या का घात अगर 1/2 होता है स्टूडेंट तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका वर्गमूल। वर्गमूल की पावर क्या होता है, ये जो वर्गमूल आप जिस तरीके से साइन के रूप में देख रहे हैं इसी को अगर आप घात के रूप में लिखें तो 1/2 लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा वर्गमूल के अंतर्गत आ जाएगा। और आप जानते हैं प्रॉपर्टी कि वर्गमूल से बाहर कौन कूदता है, तो वर्गमूल से बाहर वही कूद सकता है जो कि क्या हो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखिए यहाँ से या पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये 1 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए हो जाएगा ये। फिर ये हो जाएगा आपका 1 का तो 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है। आइए देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन समान नहीं, तो यह चतुर्भुज होगा। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड बट साइड्स आर नॉट इक्वल, द क्वाड्रिलेटरल विल बी। तो देखिए ऑप्शन है आपका पतंग, ऑप्शन है आपका समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, काइट है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है और आपका ट्रेपेजियम है। आइए सबको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या कि आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट या डायग्राम भी दे दिया जाए और प्रॉपर्टीज दे दिया जाए तो आप बता सकें कुछ प्रॉपर्टीज पर बेस क्वेश्चन। देखिए पहला दिया गया है काइट, पतंग दिया गया है। तो पतंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो एडजेसेंट साइड होता है, तो एडजेसेंट साइड क्या होता है आपके आसन्न भुजाएं। तो ये जो आसन्न भुजाएं हैं दोस्त एक दूसरे के पड़ोसी, वे क्या होते हैं स्टूडेंट आपस में, आप देखे होंगे पतंग आपने उड़ाए होंगे। ये बात अलग है कि हमने भी उड़ाने की कोशिश की थी पर उड़ा नहीं हमसे, हम तो लेकर दौड़ रहे थे केवल धागा पकड़ के और उल्टा हाथ उंगलियां कट गई थी उससे। तो अगर आपको भी ऐसा हुआ है, उंगली अगर कटा होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारे उन पुराने दिनों को भी याद कर सके। आजकल तो अब पतंगे बहुत कम हो गई हैं। तो इसमें होता ये है कि ये और ये आपस में क्या होते हैं आपके स्टूडेंट इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये पहला हो गया। उसके बाद ये जो डायगोनल है, ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, काटते हैं। यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये समकोण बन जाएगा, आप देखे होंगे इस तरीके से। तो ये हो गया काइट। फिर दूसरे नंबर पे क्या दे दिया गया है, दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन दिया गया है समांतर चतुर्भुज। तो इससे तो आप सब भली भांति परिचित हैं, पैरेललोग्राम। ये क्या है आपके पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मतलब कि सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है, बराबर एवं पैरेलल होते हैं। ये क्या होते हैं, समांतर होते हैं और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये और ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे और बराबर भी होंगे स्टूडेंट। ये और ये बराबर भी होंगे और पैरेलल भी होंगे।
ये हो गई बातें। फिर चलिए आगे अगर देखें तो तीसरी प्रॉपर्टी, इसमें और भी प्रॉपर्टीज है, मैं यहाँ पे मैं इस बात को मेंशन कर दूं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, बट आपको मैं केवल यहाँ पे जल्दी से बता रहा हूँ कुछ मेन बातें। फिर नेक्स्ट है आपका समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या है, कुछ नहीं, आप स्क्वायर को पकड़िए और दोनों कोनों से क्या कर दीजिए, उसको पिचका दीजिए। स्क्वायर शेप को पकड़िए और दोनों कोनों से पिचका दीजिए, और कोने कौन कौन से, अपोजिट, आपके अपोजिट के जो हैं एंगल्स उसको लेना है आपको, जो सम्मुख कोण होते हैं वो, मतलब कि कुछ इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हो गया और ये हो गया, ये अगर मान लीजिए कि ये क्या है आपके, ये हो गए स्टूडेंट आपके, ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि ये सभी आपस में क्या है, सभी भुजाएं बराबर है क्योंकि स्क्वायर से ही बना है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 अंश के कोण पर काटते हैं। ये अब इससे ये अलग कैसे, क्योंकि इसकी चारों ही भुजाएं क्या हैं आपके, इक्वल हैं, इसलिए ये अलग है, और बाकी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटेंगे। ये हो गया आपका क्या, समचतुर्भुज रोम्बस, ये हो गया रोम्बस, ऑप्शन नंबर 3। अब अगले के बात की जाए तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसका तो जवाब मिला ही नहीं है कि दो सम्मुख भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर लेकिन बराबर नहीं। तो ये प्रॉपर्टी आपके ट्रेपेजियम के समलंब चतुर्भुज की, कि दो सम्मुख भुजाएं, तो ये रहा भुजाएं, ठीक है, ये रहा भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, और इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है स्टूडेंट आपको ये शेप, ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे लेकिन बराबर नहीं। देखिए ये इतना लंबा तो ये इतना छोटा है, और ये कभी भी आपस में पैरेलल नहीं होते, एक दूसरे को जाके आगे क्या कर लेंगे, कट कर देंगे। तो ये क्या होते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, और ये पैरेलल साइड बट इक्वल साइड नहीं होते। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके पास पैरेलल साइड्स तो होते हैं बट एक जोड़ा, याद रखिएगा एक जोड़ा ना केवल, यहाँ पे अगर समांतर चतुर्भुज की बात किया तो 2 जोड़ा है, ये भी आपके समांतर, ये भी आपके समांतर, और इक्वल भी, बट यहाँ पे ये समांतर बस, इक्वल नहीं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, कि लास्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने से तय की गई दूरी कितनी होगी। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर हमने देखा होगा तो आपको याद होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बट अगर आप यहीं जुड़े हुए तो जल्दी से देख लेते हैं कि एक क्या दे दिया गया, पहिया दे दिया गया है जिसको 2 चक्कर लगाने हैं, और उसका जो त्रिज्या दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया, 21 सेंटीमीटर दे दिया जा रहा है। इसका मतलब पहिया क्या होता है, वृत्ताकार होता है, जाहिर सी बात है। तो वृत्ताकार का सबसे पहली बात तो ये कि क्या चलता है स्टूडेंट, पहिए चलते हैं, पहिए चलते हैं, मतलब कि यहाँ से ये क्या होंगे, ये इस तरीके से घूमेंगे, तो ये पूरा सफ़र करेगा, ये इसका परिधि पूरा घूमता है, तो परिधि ही तो घूमती है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे, इस वृत्त की, जिसका 21 सेंटीमीटर क्या दे दिया गया है, इसका त्रिज्या दे दिया गया है, और 2 चक्कर घुमाने की बात हो रही है तो 2 चक्कर बाद में घुमाएंगे। तो पहली बात तो ये वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे। वृत्त की परिधि होता है 2πr, जहाँ पे अगर बात की जाए पाई का मान तो 22/7 और r का मान है आपका 21, r का मान है 21, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 गुणित 3। आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये हो गया जाएगा 4 तिया 12 का 2, हासिल गया 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132। अब 2 चक्कर लगाते हैं, ये तो 1 चक्कर का आ गया, 2 चक्कर लगाते हैं तो इसका डबल कर दीजिए, तो 264 सेंटीमीटर आ जाएगा, 264 सेंटीमीटर। ऑप्शन की बात की जाए तो है क्या, बिल्कुल है, 264 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में भी हमने स्टूडेंट आप सभी के लिए 20 प्रकार के प्रश्न, 20 पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को हमारे वीडियो लेक्चर्स बेनिफिशियल लग रहे होंगे, और अगर लग रहे हैं तो स्टूडेंट सपोर्ट करना ना भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। हमारा यही उद्देश्य है कि आपके लिए हम अधिक से अधिक मेहनत करके कुछ ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड करें स्टूडेंट, ताकि आपके समय का यूज़ हो सके और आप कुछ नई चीज़ें सीख सकें। इसलिए आप इस चीज़ को अपने पास न रखिए, आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए स्टूडेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, साथ बने रहिए, परिवार के साथ रहिए। जय हिंद।